नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, बिहार पुलिस का पेपर में अब केवल 3 दिन शेष रह गया है। 3 दिन के बाद आपका बिहार पुलिस का पेपर है। देखिए, ये जो क्लास है आपका केवल 1 अक्टूबर के लिए ही नहीं, बल्कि 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को जिनका पेपर है, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के संपूर्ण निचोड़ 100 क्वेश्चन का ये क्लास करवाएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी क्वेश्चन हार्ड लेवल के हैं, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट हैं और कुछ क्वेश्चन इजी लेवल के हैं। यानी इजी, मॉडरेट और हार्ड तीनों लेवल के क्वेश्चंस आपको इस क्लास में करवाएंगे, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। इससे आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आएगी। तो देखिएगा, आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण सेरेब्रम के द्वारा होता है। देखिए, सेरेब्रम, जिसको बुद्धि और चतुराई का केंद्र बोला जाता है, यह हमारे मस्तिष्क में स्थित होता है, ब्रेन में, याद रखना। नेक्स्ट है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, शरीर का जो टेम्परेचर है, बॉडी का टेम्परेचर, वो कहाँ पर नियंत्रित होता है, तो हाइपोथैलेमस में। और साथियों याद रखिएगा, हाइपोथैलेमस भी मानव के मस्तिष्क का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट है, अमीबा में भोजन का अंतग्रहण किसके द्वारा होता है। देखिए, आपको साथियों प्लांट किंगडम से यानी पादप जगत से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने ये प्लांट किंगडम के क्वेश्चंस भी ऐड किया है क्लास में। देखिए, तो अमीबा में भोजन का अंतग्रहण किसके द्वारा होता है, याद रखिएगा, कुटपाद के द्वारा। राइट है ऑप्शन नंबर ए। अगला, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। तो देखिए, इनमें से वो कौन सा एंजाइम है जो कि लार में पाया जाता है, तो याद रखिएगा टाइलिन। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका जो होती है, ये प्राय किसका उपयोग करती है, तो ग्लूकोज का। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। यानी वह कौन सा अभिक्रिया है जिसके द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। तो याद रखिएगा, विसरण के द्वारा, विसरण के माध्यम से, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है। तो डायरेक्टली इसी टाइप का ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्वसन की अभिक्रिया में जो खाद्य पदार्थ होते हैं, खाने वाले पदार्थ, खाद्य पदार्थ, उनकी परिणति क्या होती है। तो याद रखिएगा, विघटन। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या कहलाती है। यानी ह्यूमन का जो ब्रेन होता है, मनुष्य का मस्तिष्क, उसका जो सबसे बाहर वाला झिल्ली होता है, उसे क्या कहा जाता है। याद रखिएगा, ड्यूरामीटर। राइट है साथियों ऑप्शन नंबर सी। ऑक्सीजन क्या है, तो ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन एक एंजाइम है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंजाइम। नेक्स्ट है, वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो देखिए, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में 78% पाया जाता है नाइट्रोजन, और 21% पाया जाता है ऑक्सीजन। यहाँ पर आपसे पूछा है कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, 0.03%, याद रखना। अगला है, छाया में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। यानी वह पौधे जो छाया में पनपते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा सियोकाइट्स। याद रखना, छाया में पनपने वाले पौधों को सियोकाइट्स कहा जाता है। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या होता है। तो मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या होता है, साथियों याद रखिएगा, लंग्स, फेफड़ा। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी श्वसन, देखिए कौन सी बाहरी श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है। यानी इनमें से कौन सी बीमारी है जो कि बाहरी श्वसन, माफ करना, जो कि श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है, ठीक है। तो देखिए, श्वसन तंत्र से टीबी भी संबंधित है और निमोनिया भी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, ठीक है, क्योंकि टीबी और निमोनिया दोनों बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, उच्च रक्तचाप जब होता है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं,
तो हाइपरटेंशन, माफ करना, उच्च रक्तचाप की अवस्था को हाइपोटेंशन नहीं हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? तो मछलियों में इनमें से या मछलियां इनमें से किसका उत्सर्जन करती है? तो अमोनिया का। याद रखिएगा NH3 अमोनिया का सूत्र होता है जो कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का यौगिक होता है। अगला है, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो देखिए, पेड़ पौधों में आवश्यकता से अधिक जल जो होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। वह कौन सा प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल बाहर निकाला जाता है पौधों के द्वारा? तो याद रखिएगा बाष्पो उत्सर्जन। एक चीज याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाष्पो उत्सर्जन को किससे मापा जाता है? तो आपको याद रखना है साथियों, पोटोमीटर से, पोटोमीटर। ठीक है, चलिए आज का अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषी अंगक साथियों पत्ती को बोलते हैं, लीफ को याद रखिएगा, पत्ती। ऑप्शन नंबर ए। पौधे, देखिए पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहता है? तो पेड़ पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहता है? तो रंध्र। रंध्र जो होता है ये पेड़ पौधों में गैसों का आदान प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, फेफड़ा का आकार कैसा होता है? देखिए जो लंग्स होता है फेफड़ा, उसका आकार कैसा होता है? तो याद रखिएगा साथियों, गोलाकार नहीं, बेलनाकार भी नहीं और अंडाकार भी नहीं, शंक्वाकार होता है फेफड़ा का आकार। कैसा होता है? बिल्कुल शंक्वाकार। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए भोजन का पचना या भोजन का पाचन ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो याद रखिएगा अपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो याद रखिए हार्मोन शब्द का नामकरण किया था बैलिस एवं स्टार्लिंग ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो साथियों ध्यान से देखिएगा, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो मेंडल ने। राइट है ऑप्शन नंबर सी। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो देखिए जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से किसको जाना जाता है? तो देखिएगा साथियों, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ध्यान से देखिए, फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए बिल्कुल सुपर फास्ट आपको क्लास करवा रहे हैं। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी में और वायरस यानी विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी में। नेक्स्ट है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो देखिए पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान क्या कहलाते हैं? तो भाई देखिए पौधों को नाम देने वाले विज्ञान क्या कहलाते हैं? तो वर्गीकी। राइट होगा ऑप्शन नंबर बी। जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते वे क्या कहलाते हैं? यानी वह पौधे जिनमें बीज तो बनते हैं लेकिन फूल नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं? तो अनावृति बीजी पौधे। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? यानी देखिए जो बैक्टीरिया होते हैं जीवाणु, उनकी साधारण आकृति कैसी होती है? तो याद रखिएगा छड़ रूपी। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया से होता है? तो साथियों ध्यान से देखिए, इनमें से कौन सा रोग है जो कि बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है? तो राइट आएगा तपेदिक। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? मानव के आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, एसरिसिया कोलाई। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं किसमें? तो देखिए एंटीबायोटिक्स जो होते हैं ये अधिकांशतः जीवाणुओं में पाए जाते हैं, बैक्टीरिया में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो देखिए इनमें से सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो माइकोप्लाज्मा ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि सबसे छोटा जीव होता है। अगला है, निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? तो साथियों ध्यान से देखिए, इनमें से कौन स्वपोषी होता है? तो देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, शैवाल। टिक्का रोग किसमें होता है? तो देखिएगा टिक्का रोग ये किसमें होता है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, मूंगफली में। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो याद रखिए आयोडीन समुद्र से प्राप्त होता है, जो कि शैवाल से उत्पन्न होती है। तो याद रखिएगा किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? तो लिमेनेरिया नामक शैवाल से। राइट है ऑप्शन नंबर डी, लिमेनेरिया।
हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है किसके द्वारा? अब देखिए ये जो हाइड्रोफोबिया रोग है ये साथियों कुत्ते के काटने से होता है ना, कुत्ते के काटने से ये रोग होता है हाइड्रोफोबिया, और ये उत्पन्न होता है वायरस के कारण। ऑप्शन नंबर ए है ना, रेबीज रोग इसके रोग का नाम है, याद रखिएगा। तो याद रखिए विषाणु करेक्ट होगा। इस बीमारी में क्या होता है, तो पानी से डर लगने लगता है। अगला है जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो देखिएगा जंतुओं में होने वाली जो रोग है फुट एंड माउथ रोग, ये किसके कारण उत्पन्न होती है? तो विषाणु के कारण यानी वायरस के कारण। अगला है केल्प किससे प्राप्त होता है? तो साथियों ध्यान से देखिएगा केल्प किससे प्राप्त होता है? तो समुद्री शैवालों से। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। सभी कवक सदैव होते हैं क्या? तो ध्यान से देखिए सभी कवक सदैव विविध पोषी होते हैं साथियों। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? यानी जापानी लोग जो होते हैं इनमें से वो कौन सा लाइकेन है जिसको सब्जी के रूप में खाते हैं? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी इंडोकार्पन। देखिए इंडोकार्पन जो है एक लाइकेन है जिसको जापानी लोग सब्जी के रूप में खाते हैं। एजोला एक क्या है? तो साथियों ध्यान से देखिएगा एजोला क्या है? तो एक जलीय फर्न है। क्या है एजोला? तो जलीय फर्न। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो देखिए इनमें से किसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो करेक्ट है एजोला का, एजोला एनाविना का। नेक्स्ट है प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? देखिए प्रोटीन जो कि कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है यह किसके द्वारा संश्लेषित होती है? तो याद रखिएगा प्रोटीन जो होता है यह मुक्त राइबोसोम्स के द्वारा संश्लेषित होती है ना। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। मूलांकर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? यानी वह जड़ें जो कि मूलांकर से विकसित होती हैं। तो याद रखना जो कि मूलांकर से विकसित होने वाली जड़ें होती हैं वो मूसला जड़ें कहलाती हैं, और जो मूलांकर के अतिरिक्त विकसित होती हैं वह जड़ें अपस्थनिक मूल कहलाती है। दोनों बातें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? तो ध्यान से देखिएगा शकरकंद भी जड़ है, मूली भी जड़ है और गाजर भी जड़ है, लेकिन आलू तो जड़ नहीं है क्योंकि आलू तना है ना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आलू। अगला है अवस्तंभ मूल किसमें पाई जाती है? तो देखिए अवस्तंभ मूल साथियों गन्ना में पाया जाता है, शुगर कैन में। याद रखिएगा गन्ना, ऑप्शन नंबर ए। अगला है बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? देखते हो ना साथियों जो बरगद का पेड़ होता है, बरगद का जो पेड़ होता है उसमें देखते हो लंबी लंबी मोटी मोटी जड़ें जो हैं वो लटकी हुई होती हैं, वह जड़ें क्या कहलाती हैं? तो याद रखिएगा राइट है स्तंभ मूल, ऑप्शन नंबर सी। हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? तो ध्यान से देखिए हल्दी का जो पौधा होता है और उसका जो खाने योग्य हिस्सा होता है वो होता है प्रकंद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा पुष्प जो होता है फूल, ये किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो देखिए संसार का सबसे बड़ा फूल जो होता है पुष्प, ये रेफ्लेसिया के द्वारा उत्पन्न होता है, और संसार का सबसे छोटा जो फूल होता है वो बुल्फिया होता है। याद रखना। कौन सा जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो इनमें से कौन जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो करेक्ट आएगा जिंकगो। याद रखना जिंकगो को जीवित जीवाश्म कहते हैं। दम्मा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि जो होती है इफेड्रिन, ये किससे प्राप्त की जाती है? तो साथियों ध्यान से देखिए दम्मा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन ये इफेड्रा नामक पौधे से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर डी। अगला है किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? यानी भाई कौन सा पौधा है जिसमें बीज तो होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो देखिएगा राइट आंसर है साइकस, ऑप्शन नंबर बी। अगला है सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? तो देखिएगा सुगंधित पुष्पों में जो परागण होता है वो कीट के द्वारा होता है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो भाई ध्यान से देखिएगा तना काट जो होता है ये साथियों आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा गन्ना के लिए, शुगर कैन के लिए। चलिए अगला है चावल का दाना क्या होता है? तो भाई ध्यान से देखिए चावल का जो दाना होता है वो साथियों एक बीजीय फल होता है। याद रखना एक बीजीय फल। अगला है नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो ध्यान से देखिए नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी गुद्देदार पुष्पासन। आलू किस कुल से संबंधित इकाई है?
तो देखिएगा आलू जो है ये किस कुल से संबंधित इकाई है? तो भाई सोलेनेसी कुल का पौधा होता है आलू, याद रखना। आलू जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। अगला है कपास किस कुल से संबंधित इकाई है? तो ध्यान से देखिए साथियों, कपास किस कुल से संबंधित है? तो भाई मालवेसी कुल का पौधा होता है कपास, ऑप्शन नंबर ए। आम का वानस्पतिक नाम क्या होता है? तो आम यानी मैंगो और मैंगो यानी मैंजीफेरा इंडिका, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है दलहन पौधे संबंधित है किससे? अब देखिए जो दाल कुल के पौधे होते हैं, दलहनी पौधे, वो किस कुल के अंतर्गत आते हैं? तो याद रखिए लेग्यूमिनोसी कुल के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी। चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या होता है? तो ध्यान से देखिएगा साथियों, चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम होता है थियासाइनेंसिस, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? यानी इनमें से कौन सा एक मानव के द्वारा निर्मित किया गया धान्य है या धान है? तो देखिए करेक्ट आएगा टिट्रिकेल। ये साथियों मानव के द्वारा निर्मित किया गया आर्टिफिशियल तरीके से निर्मित एक धान है। अगला है दालें किसका अच्छा स्रोत है? अच्छा, दाल जो हम खाते हैं उससे हमें किसकी प्राप्ति होती है? तो देखिए दाल के सेवन से प्रोटीन की प्राप्ति होती है, ऑप्शन नंबर ए। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो ध्यान से देखिए पेड़ पौधों में जल का परिवहन जाइलम के माध्यम से होता है साथियों, जाइलम, राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? तो देखिए पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए कुल 16 तत्वों की जरूरत होती है, ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा पौधों की वृद्धि के लिए 16 तत्वों की जरूरत होती है। अगला है पत्तियों में हरिमहीनता किसकी कमी के कारण होती है? अब बोलोगे सर हरिमहीनता क्या होता है? तो भाई हरिमहीनता यानी जिस पौधों में पत्तियां या पौधों का रंग हरा नहीं होता है, यानी हरे रंग की कमी, हरे रंग की कमी। तो देखिए पेड़ पौधों में हरे रंग की कमी किसकी कमी से होता है? तो मैग्नीशियम की कमी के कारण, क्योंकि देखिए क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधों का रंग हरा होता है और क्लोरोफिल के मध्य में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो ध्यान से देखिएगा वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा आनुवांशिकी कहलाता है साथियों, राइट है ऑप्शन नंबर ए। जीन्स किससे बने होते हैं? तो ध्यान से देखिए जो जीन्स होते हैं ये साथियों डीएनए से बने होते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और एक होता है आरएनए। तो आरएनए का भी फुल फॉर्म सुन लीजिए, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। चलिए अगला क्वेश्चन है सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? सेल यानी कोशिका, सेल यानी कोशिका। तो भाई कोशिका का नाम किसने रखा था या कोशिका नाम सबसे पहले किस जीव वैज्ञानिक ने दिया था? तो राइट है रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन नंबर बी। याद रखिए रॉबर्ट हुक ने ही कोशिका की खोज भी की थी, कब? तो 1665 में। अगला क्वेश्चन है कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो ध्यान से देखिएगा कौन सा अंगक है जो प्राय जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो लवक, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग है जो डीएनए रखता है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो ध्यान से देखिए कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र ये कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर ए। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो देखिए कोशिका की आत्महत्या की थैली माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है साथियों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो देखिए न्यूक्लियस की खोज की थी किसने? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। अगला है कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो साथियों ध्यान से देखिएगा कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो स्टार्च का, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। शहद का प्रमुख घटक क्या होता है? तो देखिए शहद का प्रमुख घटक होता है साथियों फ्रक्टोज, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान कौन करता है? तो भाई सर्वाधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है? तो देखिएगा राइट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। अगला है किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? इनमें से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो देखिए किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में, क्योंकि चावल
कार्बोहाइड्रेट का स्रोत होता है। बाकी दाल, दूध और मांस, इन तीनों में प्रोटीन पाया जाता है। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो साथियों विटामिन शब्द को प्रतिपादित किया था फंक ने, सी फंक। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? तो इनमें से किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? याद रखिएगा विटामिन में। ऑप्शन नंबर ए। अगला है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साथियों विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कर्बिक एसिड, एस्कर्बिक अम्ल। अगला है मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? तो याद रखिए मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व 50% होता है, 50%। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो मछलियों के लीवर के में जो तेल होता है उसमें विटामिन डी की प्रचुरता होती है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ होता है? तो देखिए फ्लोरीन की कमी से दांतों का क्षय प्रारंभ होता है, तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी फ्लोरीन। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो याद रखिएगा हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटासियम आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर ए। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो देखिए पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आयरन की। ऑप्शन नंबर सी। अगला है ईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह कौन सा है? अब देखिए एक होता है ईसीजी जिसका संबंध होता है हृदय से, एक होता है ईईजी जिसका संबंध होता है मस्तिष्क से। तो इस क्वेश्चन का राइट होगा ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क यानी ब्रेन। केसिन दुग्ध क्या होता है? तो देखिए साथियों दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, वो केसिन होता है, तो प्रोटीन करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? यानी मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में इनमें से कौन सा विटामिन मदद करता है? तो देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए। अगला है कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप कौन सा है? यानी कैंसर के उपचार के लिए जो रेडियो आइसोटोप उपयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है, वो कौन सा है? तो याद रखिएगा कोबाल्ट 60। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? यानी इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी डिप्थीरिया। अगला है छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो देखिए छिली हुई सब्जियों को अगर धोते हैं तो विटामिन सी निकल जाता है। याद रखिएगा विटामिन सी गर्म करने से भी समाप्त हो जाता है। अगला है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी 20 दांत। देखिए दूध का जो दांत होता है उसकी संख्या होता है 20, जो कि बाल अवस्था में उत्पन्न होता है और एक बार फिर टूट जाता है और दोबारा उत्पन्न होता है। तो याद रखिए यही 20 दांत 2 बार उत्पन्न होते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो याद रखिएगा छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर सी। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? तो देखिए मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? तो याद रखिएगा गैस्ट्रिन। ऑप्शन नंबर डी। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? तो राइट है साथियों ऑप्शन नंबर डी परावटु हार्मोन। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो देखिए मानव की जो पाचन नली होती है यह लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो 32 फीट। ऑप्शन नंबर डी। अगला पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जा। अगला है निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? यानी मानव पेट में इनमें से कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। याद रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए। आपको आज का क्लास कैसा लगा है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। जिनका भी पेपर 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 15 अक्टूबर को है, ऑल द बेस्ट। आप सभी साथियों को एग्जाम फतेह करके आना है। 3 दिन केवल शेष बचा है क्योंकि 1 तारीख को पेपर है, तो अच्छे से पढ़ाई करिए। मैंने बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस करवाए हैं, चैनल के अंदर जाइए और देख लीजिए। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।